Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the Organic Reaction Mechanisms course. We are studying pericyclic reactions, and in this lecture we are going to discuss about the first type of pericyclic reactions, that is electrocyclic reactions. So we are going to describe two different kinds of electrocyclic reactions in this lecture. The first one would be ground state or thermal electrocyclic reaction, and the second type would be excited state or photochemical electrocyclic reactions. First of all, we start with the ground state electrocyclic reactions or thermal electrocyclic reaction. यहाँ पे एक चीज़ आप अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा, बस इतना मतलब है इसका। कुछ रिएक्शन हीट की मदद से होंगे और कुछ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे या इवन बिलो रूम टेम्परेचर हो जाएंगी। So when an electrocyclic reaction takes place, the carbons at each end of the conjugated pi system must turn in a concerted fashion so that the two p orbitals can overlap and rehybridize to form the sigma bond that closes the ring. अब होता क्या है कि एक ओपन चेन कंपाउंड है, तो उसमें जो भी पाई सिस्टम है, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन है तो 1 और 3 पोजीशन पे जो पाई सिस्टम है, उन दोनों के जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, 2p ऑर्बिटल्स, वो क्या करेंगे, वो एक कंसर्टेड फैशन के अंदर, मतलब एक ही वक्त में रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे और आपस में ओवरलैप करेंगे ताकि एक सिग्मा बॉन्ड बना सकें और रिंग फॉर्मेशन हो सके। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। That is the electrocyclic closure of 2E4E24 hexadiene, और ये बनाएगी क्या, प्रोडक्ट क्या होगी, ट्रांस 3,4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। 2E4E मतलब कि दो डबल बॉन्ड्स हैं और उन दोनों की कन्फिग्रेशन E है। अब आप देखें, ये हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। आप अगर इन ऑर्बिटल्स को ना कंसिडर करें तो आपको सीधा सा स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा कि एक जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ये समझ आइए आपको, मैं पेन से इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ कि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये इस तरह, और ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे। अब होगा क्या कि इन्होंने रोटेट करना है ताकि ये रिंग को क्लोज़ करें और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जनरेट करें, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है। इसके लिए ये ज़रूरी है, ये दो तरह से ये रोटेट कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों पी ऑर्बिटल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, और उसको हम कहते हैं कॉन रोटेटरी मोशन। कौन सी मोशन कहेंगे, कॉन रोटेटरी, ये आपने याद रखना है, इसको CON कॉन भी लिखते हैं सिर्फ। कॉन रोटेटरी मोशन होगी तो क्या होगा, लेट से कि ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब जब ये रोटेट करेगा, CH3 यहाँ पे है ना, तो ये CH3 अबव द प्लेन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो बिलो आ जाएगा। जब ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ये भी इसी तरह रोटेट होगा और इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा। तो इन टर्न ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे और ये एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। ये वाले पाई बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों और वहाँ पे एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये रिंग क्लोज होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों एक जैसी डायरेक्शन में मूव ना करें, बल्कि एक क्लॉकवाइज करे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करे। तो उस तरह से क्या होगा कि ये देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करें कि
कौन रोटेटरी में हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्लॉकवाइज ही रोटेट करें, दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी ये है कि दोनों को एक ही जैसी सिमत में रोटेट करना चाहिए, तो उस मोशन को कौन रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब दूसरी मोशन जिसमें एक राइट पे अगर रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ़्ट पे रोटेट करे, इसमें क्या होगा, अगर ऐसी रोटेशन होती है तो ये देखें कि ये CH3 इधर ऊपर आ जाएगा, ये जब इस तरह रोटेट करेगा अपोजिट तो ये CH3B ऊपर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट आपकी क्या बन रही है, सिस 3,4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। लेकिन देखें कि हमने इधर पढ़ा क्या था कि जब ये रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट हासिल होती है, ट्रांस 3,4 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटीन आपको ऑब्टेन होती है। तो इससे फिर साबित होता है कि ये रिएक्शन कौन रोटेटरी मोड से हो रहा है, डिस रोटेटरी मोड से नहीं हो रहा। अगर ये डिस रोटेटरी से हो रहा होता तो फिर सिस प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, लेकिन जब हम ऑब्जर्व प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो ट्रांस प्रोडक्ट है। तो इससे हमें पता चला कि जो रिएक्शन है ये डिस रोटेटरी नहीं है, ये कौन रोटेटरी है। अभी आगे हम इसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ये दोनों से एक्चुअली क्या ज़ाहिर होता है और कौन सा मोड कब अप्लाई होगा। अब इनको यही स्टीरियो केमिस्ट्री से हमने जांचा कि चूँकि स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसी है लिहाजा ये रिएक्शन प्रिवेल कर रहा है, ये डिस रोटेटरी वाला नहीं कर रहा। जो सिंपलेस्ट वे है उसको हम अगर हम इस रिएक्शन को देखना चाहें इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो हम क्या करेंगे, हम जो डाई का होमो है ना उस पर फोकस करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि जो होमो है ये एक्चुअली इस सारे जो रिएक्शंस हैं इनमें हिस्सा लेगा और उसकी मदद से स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिटरमिन होगी। सो दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी। होमो जो है ना ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इसी में पाए जा रहे हैं और वही यूज़ होंगे रिएक्शन करने के लिए। सो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टू अ मॉलिक्यूल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। ये मॉलिक्यूल के पास ये होमो वाले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह किसी भी एटम के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि एटम जब भी बॉन्डिंग करता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करता है। इसी तरह जो पाई मॉलिक्यूल वाला बॉन्ड होगा वो जब भी रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड रिएक्शन करेगा तो वो होमो से करेगा। होमो में हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो व्हेन द रिंग क्लोजर टेक्स प्लेस the two p orbitals on the ends of a pi system must overlap। अब जब रिंग क्लोजर होगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके एंड पे जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ओवरलैप करना चाहिए। मतलब ये देखें ये इस तरह का सीन है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, तो ये दो डबल बॉन्ड है। अब होगा क्या कि ये जो टर्मिनल कार्बन हैं ये वाले और ये वाला कार्बन, इनके ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना है ऐसे ताकि ये एक बॉन्ड बना सकें और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन के रिंग क्लोज हो सके, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन सके। और जहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और मतलब एक पाई बॉन्ड लेस हो जाएगा ना, जो हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा है। अब जो सिंपल ओवरलैप है वो इनफ नहीं है। आपने देखना क्या है, ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनका जो ओवरलैप है वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन फेज़। मतलब अगर ये दो पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये इसका प्लस वाला फेज़ है, दूसरे का भी प्लस वाला फेज़ ऐसे है, तो इन दो को आपस में मिलना चाहिए। प्लस वाला माइनस के साथ नहीं मिल सकता। प्लस वाला अगर माइनस के साथ मिलेगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन वेव कैंसिल हो जाएंगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब वो बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा जब प्लस वाला माइनस के साथ अगर ओवरलैप करे। तो प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसी की बेस पे ये सारे रिएक्शंस आपको समझ आ जाते हैं कि अगर आप इस इन फेज़ ओवरलैप को समझ लें। ये जो ब्यूटाडाइन है, अब इसके जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों का फेज़ आपस में मिलाना है। अब हम इस चीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं कि ये ओवरलैप करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डाइन को रिएक्ट करने के लिए एस सिस कॉन्फर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। नॉर्मली डाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो ऐसे होता है।
ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऐसे ऐसे, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। लेकिन देखें कि इस फॉर्म में इसके जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इसको किस फॉर्म में आना चाहिए, इसको इस तरह की फॉर्म में आना चाहिए, थोड़ा सा रोटेट करके सिस फॉर्म में आना चाहिए ताकि ये आपस में ओवरलैप कर सकें। तो इस फॉर्म को एस सिस फॉर्म कहेंगे, जो ये वाली फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है ये एस ट्रांस फॉर्म है। तो हमें एस सिस फॉर्म में इसको देखना है कि ये रिएक्शन कर पाएगी, एक दूसरे कितना करीब होगी। Now we'll have a look on the S-cis and S-trans conformations in more detail on the next slide. So in S-trans conformation, the two p orbitals are coplanar and they can overlap. The S-cis conformation is unstable due to van der Waals repulsions between two terminal hydrogen. इस चीज़ को हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें, आप इधर अगर आप देखें कि ये S-trans conformation है और ये सबसे लो एनर्जी कन्फर्मेशन, इसको एंटी भी बोलते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इसकी एनर्जी है, तो ये इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब लो एनर्जी है। अब इसकी दो और फॉर्म्स हैं, अगर ये रोटेट करता है, ये वाला डाईहाइड्रल, ये देखें जिस पे ग्रीन एरो पड़ा है, ये बॉन्ड, ये डाईहाइड्रल रोटेट करता है, तो दरमियान में एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये गॉश कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगी, या इसको स्क्यू कन्फर्मेशन भी कहते हैं। इस कन्फर्मेशन के अंदर ये इसके जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये देखें कुछ हद तक रोटेटेड है, ये बिल्कुल इसके साथ अलाइंड नहीं है, ये प्लेनर नहीं रहा, एक प्लेन में नहीं है। तो इस कन्फर्मेशन को उस कन्फर्मेशन में जाने के लिए 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब उससे नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन बनती है वो सिस बनती है, ये थोड़ा सा मज़ीद रोटेट कर जाए तो ये देखें सिस बन जाती है। सिस कन्फर्मेशन गॉश कन्फर्मेशन से भी थोड़ी सी हायर इन एनर्जी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से कि देखें ये जो टर्मिनल अब हाइड्रोजन से एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, एंड दे वुड हैव van der Waals रिपल्शंस बिटवीन दैम। लिहाजा हम एस सिस कन्फर्मेशन को कहेंगे कि ये अनस्टेबल कन्फर्मेशन है, और जो ग्राउंड स्टेट 1,3 ब्यूटाडाइन की होगी अगर ये ओपन चेन है तो इट वुड प्रेफर टू रिमेन इन एस ट्रांस कन्फर्मेशन। एस ट्रांस में इसके सारे ही ओवरलैप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एक गॉस व्यू के अंदर एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऑर्बिटल्स आपको मैं शो कराऊंगा, वो हम लास्ट में करेंगे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद। बल अभी आप ये देख लें कि एस ट्रांस कन्फर्मेशन जो है वो सबसे लो एनर्जी है, एस सिस कन्फर्मेशन हायर इन एनर्जी है, लेकिन रिएक्शन करने के लिए मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में आना पड़ेगा, मतलब उसको पहले अपनी शेप यहाँ पे लानी पड़ेगी ताकि ये ओवरलैप कर सकें और एक नया बॉन्ड बन सके। तो इस फॉर्म में जो रिंग क्लोजर है वो नहीं हो सकता जो एस ट्रांस कन्फर्मेशन है, तो उसको एनर्जी ये चाहिए होगी कि वो एस सिस कन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो। हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं दे डू नॉट अफेक्ट द नोडल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ अ कॉन्जुगेटेड अल्कीन। मतलब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का इससे ताल्लुक नहीं है। जो अल्कीन है, जो डबल बॉन्ड है, उनकी जो नोड्स वगैरह हैं वो उतने ही रहेंगे जितने बगैर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के रहेंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली द नोड्स ऑफ द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ 2,4 हेक्साडाइन आर द सेम एज दोज ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। तो जिस तरह 1,3 ब्यूटाडाइन के नोड्स थे, इसी तरह 2,4 हेक्साडाइन के भी नोड्स हैं, मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप देखें कि अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, और अगर हम 2,4 हेक्साडाइन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और ये मिथाइल ग्रुप हो गया। अब इसमें देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4 हेक्साडाइन, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? दोनों में दो ही डबल बॉन्ड हैं और दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, मतलब दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है। साइडों पे चाहे हाइड्रोजन लगा हुआ हो या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, उससे इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या नोडल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने इस चीज़ को मेन फोकस करना है कि हमारा फोकस इसी पाई और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ है, क्योंकि इन्हीं की रोटेशन से
ये बॉन्ड्स बनने हैं, तो दो साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैसे ही होंगे। यहाँ पे अब आप देखें कि हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अगर देखते हैं तो इसका जो होमो है वो π2 बनता है। ये इसके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। ये चीज़ हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में ये फिगर भी आपको दिखाई थी। अभी आप देखें कि ये जो इसका होमो है ये π2 है और ये एंटी सिमेट्रिक है, मतलब जो टर्मिनल कार्बन्स हैं एक पे जो उसका ऑर्बिटल है उसका माइनस वाला फेज़ है, एक पे प्लस वाला फेज़ है एक दूसरे के सामने, और ये एंटी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अगर इसको रिंग क्लोजर करनी होगी तो इसको कैसे आपस में मिलना होगा, इसको कौन रोटेटरी फैशन में मिलना होगा, तभी ये इन फेज़ बॉन्डिंग ओवरलैप कर सकता है। अगर ये डिस रोटेटरी में मिले, यानी कि एक इधर मूव करे एक इधर करे, तो फिर तो ये दो आपस में मिल जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस ब्लू वाले इस पोर्शन को ब्लू वाले से मिलना है तो ये वाला क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब जाके आपस में मैच करके तो एक पाई बॉन्ड जो है वो नया सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब ये वही वाली फिगर है, ये जो आपको दिखाई है, ये देखें, ये एक पे प्लस एक पे माइनस एक दूसरे के सामने, और ये टर्मिनल कार्बन पे आप देख लें कि उसी तरह प्लस और माइनस हैं। तो अगर तो ये कौन रोटेटरी फैशन में मूव करते हैं तो बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। अगर ये डिस रोटेटरी में मूव करते हैं तो फिर देखें कि एक का फेज़ दूसरे के एंटी फेज़ से वो मैच करेगा, ओवरलैप करेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं होगा, इसके नतीजे में बॉन्ड जनरेट नहीं हो सकता। लिहाजा अगर होमो जो है वो एंटी सिमेट्रिक हो तो हमने देखा कि जो ओवरलैप रिक्वायर्ड होता है वो कॉन रोटेटरी होता है, एंड ड्यू टू दैट कॉन रोटेटरी ओवरलैप वी गेट अ न्यू सिग्मा बॉन्ड और अ बॉन्डिंग ओवरलैप। अब यहाँ पे मैं इसी चीज़ की आपको एनिमेशन दिखाता हूँ कि आप ये जो अभी हमने देखे ये वाला ओवरलैप कि ये दोनों कैसे मूव करके तो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। ये इसकी छोटी सी एनिमेशन है जो कि आपको इस चीज़ को समझने में हेल्प करेगी। ये देखें, अब ये हम पहले रिवर्स रिएक्शन को देख रहे हैं, देखें ये रिएक्शन जो होते हैं ये रिवर्सेबल होते हैं। जैसा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, इसी तरह बिल्कुल ब्रेक होकर ये रिवर्स में भी हो सकता है। तो पहले ये रिवर्स में आपको दिखाया जाएगा कि आप इसको देखें कि ये इसकी ओपनिंग कैसे होती है और फिर उसी तरह रिंग क्लोजर भी होगी। नाउ यू सी दैट द रिंग इज़ ओपन, और इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब आप देखें कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक का प्लस वाला साइड और एक की माइनस वाली साइड है टर्मिनल कार्बन्स पे। अब अगर इनको आपस में मिलना है तो इनको कौन रोटेटरी फैशन में मिलना है। ये देखें, ये अब ये आपस में ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये देखें ये दो, एक पाई बॉन्ड ये था, एक पाई बॉन्ड ये था, ये पाई बॉन्ड यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। ये इनका आपस में बॉन्ड बन गया, और ये बगैर ऑर्बिटल्स के इस मॉलिक्यूल को सिर्फ दिखाया गया ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। ये इस तरह से, ये देखें, ये एसिस कॉन्फॉर्मेशन के अंदर ये मॉलिक्यूल अब यहाँ से ये रिएक्ट करता है। यहाँ से अगर आप देखें ये एसिस कॉन्फॉर्मेशन है, अभी ये यहाँ से आपस में ये ओवरलैप करेंगे इनके ऑर्बिटल्स और नया बॉन्ड बनता है ऐसे। ये देखें एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया इसके दरमियान। तो इस तरीके से ये जो इनका कॉन रोटेटरी फैशन या डिस रोटेटरी फैशन में रिएक्शंस हैं ये होते हैं। ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट से जज करना है कि कौन सा मोड अप्लाई हो रहा है। सो इट इज़ द रिलेटिव ऑर्बिटल फेज एट टर्मिनल कार्बन एटम्स ऑफ द होमो, द ऑर्बिटल सिमेट्री दैट डिटर्मिन्स वेदर द रिएक्शन इज कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी। ठीक हो गया। तो जो टर्मिनल कार्बन्स का ऑर्बिटल हैं वो डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कॉन रोटेटरी होगा या डिस रोटेटरी होगा। मतलब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से पता चल जाएगा ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल कार्बन्स जो हैं वो कैसे रोटेट करें, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसी आ रही है। और दूसरी ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट देखनी है कि इन फेज़ उनका आपस में मैच हो। तो इन फेज़ एक ही सूरत में होगा, या कॉन में होगा या डिस रोटेटरी में होगा। दोनों सूरतों में इन फेज़ मैच नहीं हो सकता। सो
इससे हमें पता चलता है कि ऑल कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स विद एंटी सिमेट्रिक होमोज शुड अंडरगो कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजर एंड इंडीड सच इज़ द केस। आप देखें कि जितनी कॉन्जुगेटेड पॉलीन होंगी जिनके अंदर होमो एंटी सिमेट्रिक होगा, अभी जो हमने एग्जांपल ली इसमें होमो एंटी सिमेट्रिक था ना, तो जितनी कॉन्जुगेटेड पॉलीन है जिनमें होमो एंटी सिमेट्रिक होगा वो सारी जो है ना कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजर के थ्रू नया बॉन्ड बनाएंगी, तभी जाके उनका इन फेज़ जो ओवरलैप है वो हो पाएगा। सो जो सिमेट्रिक होगा जिसका, तो फिर वो उसका अपोजिट होगा कि उसमें हम डिसरोटेटरी उसको देखेंगे। ये प्रॉब्लम 28.1 है इस बुक में, जो मार्क लूडन की बुक है। द क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर ऑफ 2E4Z6E246 ऑक्टाट्राइन। ये अब ऑक्टाट्राइन है और आपने इसका रिएक्शन देखना है कि 5,6 डाईमिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन ये बनानी है आपने। मतलब ये दोनों आपस में देखें एक सिस रिलेशनशिप में, तो ये आप इसका कैसे ओवरलैप कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये देखें कि ये जो साइडों पे सब्स्टिट्यूएंट हैं इनको इग्नोर करें और इसको समझें कि ये ट्राइन है, सिंपल ट्राइन, जिस तरह की हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की। तो उस ट्राइन का जो होमो है वो पाई3 होगा और वो इस तरह का होगा। चूँकि ये देखें ये सिमेट्रिक है, ये होमो के दोनों जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल ये फेज़ एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लिहाजा अब इनको अगर आपस में आपने मैच करके बॉन्ड बनाना है तो ये डिसरोटेटरी फैशन में मूव करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। मतलब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। अगर ये कॉन रोटेटरी में करेंगे तो ये इसका फेज जो ये अपोजिट फेज़ है उसके इस फेज़ से मिलेगा और बॉन्ड नहीं बन पाएगा। लिहाजा बॉन्डिंग ओवरलैप के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों डिसरोटेटरी मोशन में मूव करें। सो डिसरोटेटरी मोशन रिक्वायर्स दैट द मिथाइल ग्रुप्स हैव अ सिस रिलेशनशिप इन द प्रोडक्ट। ये देखें जैसा कि हमने उसमें देखा था इस क्वेश्चन के अंदर कि ये सिस रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ भी ये सिस रिलेशनशिप के अंदर आ गए। अगर ये डिसरोटेटरी में मूव करेंगे तो ये सिस में नहीं आ सकते, ये फिर ट्रांस में होंगे। और दूसरी चीज़ कि ये ओवरलैप भी ठीक नहीं होगा। लिहाजा इस रिएक्शन का जो मोड ऑफ रिंग क्लोजर होगा दैट वुड बी डिसरोटेटरी एंड नॉट कॉन रोटेटरी। अब हम इसको समराइज़ करते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक क्लोजर ऑफ अ कॉन्जुगेटेड डाइन इज कॉन रोटेटरी एंड दैट ऑफ अ कॉन्जुगेटेड ट्राईन इज डिसरोटेटरी। ये भी हमने देखा 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में जो रिंग क्लोजर था वो कॉन रोटेटरी था और जो ये ट्राईन के केस में, हेक्साट्राईन के केस में था, वो डिसरोटेटरी था। सो द रीज़न फॉर डिफरेंस इज द फेज रिलेशनशिप्स विद इन द होमो एट टर्मिनल कार्बन्स ऑफ दीज पाई सिस्टम्स। तो आपने जो एक्चुअल चीज़ देखनी है वो फेज़ रिलेशनशिप देखा, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि ये डिसरोटेटरी है, ये कॉन रोटेटरी है। इन द डाइन द होमो हैज़ अपोजिट फेज एट दीज टू कार्बन्स, इन द ट्राइन द होमो हैज़ द सेम फेज। ये चीज़ भी आप देख चुके हैं। अ डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन इज दस रिक्वायर्ड इन ईच केस फॉर बॉन्डिंग ओवरलैप। लिहाजा डाइन के केस में चूँकि वो एंटीसिमेट्रिक था उसका होमो, आपको कॉन रोटेटरी मूवमेंट से वो बॉन्डिंग ओवरलैप मिल रहा था। जो ट्राइन थी वहाँ पे वो सिमेट्रिक था, लिहाजा वहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन ज़रूरी थी। तो इस तरह से जो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब इसको हम मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n मतलब जो कि एंटी एरोमेटिक हों, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव एंटी सिमेट्रिक होमोज एंड अंडरगो कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजर। तो जिनके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजर करेंगी। एंड दोज विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव सिमेट्रिक होमोज एंड दे अंडरगो डिसरोटेटरी रिंग क्लोजर। तो इस तरह आप ये भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजर इज अलाउड फॉर सिस्टम्स विद 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स while it is forbidden for systems with 4n+2 pi electrons and vice versa. नेक्स्ट आते हैं एक्साइटेड स्टेट या फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये पहले भी जो हमने देखे देवर दी थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, अभी हम फोटोकेमिकल को देखेंगे। सो फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इसमें ये बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। जो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थे वो हीट की मौजूदगी में या ग्राउंड स्टेट में होते हैं,
जो फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं ये लाइट की मौजूदगी में होते हैं। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट इट रिएक्ट्स थ्रू इट्स एक्साइटेड स्टेट। ये अब चीज़ हम पढ़ चुके थे कि जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा फ्रॉम होमो टू लूमो। अब उसका होमो चेंज हो गया है, लिहाजा अब उस होमो के हिसाब से रिएक्शन होगा। सो होमो ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द होमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड हैज़ डिफरेंट सिमेट्री। सिमेट्री भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि होमो अगर सिमेट्रिक है तो लूमो एंटी सिमेट्रिक होगा, या अगर होमो एंटी सिमेट्रिक है तो लूमो सिमेट्रिक होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा तो उसकी डेफिनेटली सिमेट्री चेंज होगी होमो की। सो द रिएक्शन, ये भी जो हमने रिएक्शन पढ़ा जो साइक्लोहेक्साट्राइन का था, सॉरी हेक्साट्राइन का थर्मल हमने रिएक्शन पढ़ा, तो वो डिसरोटेटरी मोड से बना रहा था प्रोडक्ट। अगर यही रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होगा फिर क्या होगा, देन द फोटोकेमिकल रिंग क्लोजर ऑफ दिस ऑक्टाट्राइन इज़ कॉन रोटेटरी। सॉरी ये हेक्साट्राइन नहीं ऑक्टाट्राइन है। अगर ये फोटोकेमिकल होगा तो ये डिसरोटेटरी नहीं होगा, ये कॉन रोटेटरी होगा। ये कैसे हमें पता चलेगा, हम पाई 4 स्टार की अगर हम सिमेट्री देखते हैं तो ये देखें उसका जो पाई 4 स्टार है। अच्छा मैं अभी वापस आपको वो दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो पाई 3 इसका था जो डिसरोटेटरी मोशन से हमने किया था थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, यहाँ ये होमो था ना, तो ये देखें कि ये सिमेट्रिक था, मतलब ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स के फेज़ एक जैसे थे, लिहाजा यहाँ डिसरोटेटरी मोशन करनी पड़ी। अब एक्साइटेड स्टेट में जब देखें कि पाई 4 स्टार को हम देखते हैं, अब ये होमो बन गया है, जब लाइट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गए। ये वाला जो है ना ये एंटी सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन से बॉन्डिंग ओवरलैप नहीं होगा बल्कि कॉन रोटेटरी मोशन से बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। लेकिन कॉन रोटेटरी मोशन से एक और चीज़ चेंज हो जाएगी कि ये मिथाइल ऊपर आ जाएगा, ये मिथाइल नीचे आ जाएगा, और ये मिथाइल आपस में अब ट्रांस हो गए, ये मिथाइल सिस रिलेशनशिप में नहीं रहे। तो जो लाइट का रिएक्शन है इसमें देखें कि प्रोडक्ट ट्रांस बन रही है, जबकि जो थर्मल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन था उसमें प्रोडक्ट सिस बन रही थी। सो इन दोनों का ये वही वाला मैंने दोबारा फोटोकेमिकल वाली भी स्लाइड इधर दिखाई है कि यहाँ पे देखें सिस प्रोडक्ट बन रही थी, जबकि लाइट वाले रिएक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है। सो द स्टीरियोकेमिकल रिजल्ट इज़ डिफरेंट क्योंकि होमो की सिमेट्री डिफरेंट है। यहाँ पे होमो की सिमेट्री जो थी वो एंटी सिमेट्रिक थी, जबकि थर्मल के केस में होमो सिमेट्रिक था, लिहाजा इनका जो मोड ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इसको भी हम जनरलाइज करते हैं फोटोकेमिकल को। सो द मोड ऑफ रिंग क्लोजर इन फोटोकेमिकल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस differs from that of thermal electrocyclic reactions which occur through electronic ground states. These results can be summarized with a series of selection rules for electrocyclic reactions given in the table on the next slide. अभी ये जो रिज़ल्ट हमने जितने अभी तक कलेक्ट किए हैं इनको हम एक टेबल की फॉर्म में जनरलाइज कर सकते हैं, और ये टेबल अगर आप इसको याद कर लें, इसको समझ लें एक दफ़ा और इसको याद रख लें, तो ये पूरे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं। मतलब ये टेबल बड़ा नहीं है, छोटा सा टेबल है, लेकिन इसके अंदर ये सारे सिलेक्शन रूल्स हैं। अब इसमें देखें कि अगर सिस्टम के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो, और अगर उसका रिएक्शन थर्मली प्रोसीड कर रहा हो तो उसकी अलाउड स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, कॉन रोटेटरी। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोकेमिकली रिएक्शन हो रहा हो तो वो डिसरोटेटरी मोड को फॉलो करेगा। इसी तरह अगर सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो उसका जो थर्मल मोड ऑफ एक्टिवेशन होगा वो डिसरोटेटरी होगा और फोटोकेमिकल कॉन रोटेटरी होगा। यही चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, और इसकी मज़ीद अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो फिर डेफिनेटली आपको हर एक रिएक्टेंट के होमो को देखना होगा कि क्या वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक, और जो मोड हमने कहा है कि वो कॉन रोटेटरी होगा या डिसरोटेटरी, तो वो वाकई वैसा है या नहीं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि 4n के केस में जो थर्मल रिएक्शन है वो कॉन रोटेटरी है, जबकि 4n+2 के केस में थर्मल रिएक्शन डिसरोटेटरी है, और फोटोकेमिकल डेफिनेटली उसका अपोजिट होगा। मतलब आप एक एक याद कर लें दोनों में, 4n में थर्मल को कॉन रोटेटरी से आप याद कर लें तो फोटोकेमिकल डेफिनेटली डिसरोटेटरी होगा, और 4n+2 में अगर थर्मल को आप डिसरोटेटरी से रिलेट कर दें तो जो फोटोकेमिकल होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन रोटेटरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं ये प्रोसीड करते हैं, और इनकी जो मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स है वो ऐसे होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस बोथ थर्मल एंड फोटोकेमिकल।
तो इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इट।